की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि राजस्थान किन किन राज्यों के साथ में सीमाएं बनाता है, उनके कौन कौन से जिले उसके साथ में सीमाएं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, ये पूरी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। अब इसका एक जो बचा हुआ पार्ट है वो है संभाग वाला, वो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। फिर हमारा जो टॉपिक बचेगा वो अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा भौतिक विभाग। तो आज हम संभाग खत्म करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विभाग। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा राजस्थान के संभाग। देखिए आपको अपने जस्ट साइड में एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे जो अलग अलग किए हुए हैं ये सारे क्या हैं, संभाग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मैप याद करने की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैप याद है तो आपको इन संभागों को किसी भी प्रकार की ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों, ये बहुत ही इजी है, आज हम उत्तर देख लेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के संभाग में आप लिखिए, राजस्थान में कितने जिले हैं, आपको सबको पता है राजस्थान में कितने जिले हैं। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और राजस्थान में जो संभाग है, कितने संभाग है अपने राजस्थान में, 7 संभाग। ठीक है, अब हम आज ये पढ़ेंगे कि इन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आज इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा यहाँ पे नोट लगवा के लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो आप एक नोट डाल लीजिए यहाँ पे, नोट। तो दोनों लाइन लिख लीजिए, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले, संभाग कितने हैं, 7। तो नोट लिखिए कि मोहनलाल सुखाड़िया, लिखिए मोहनलाल सुखाड़िया, लिखिए मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1962 में संभागीय व्यवस्था थी, जो संभागीय व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया था इन्होंने, समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये आप नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1962 में, मतलब 1962 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था को कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो आपके पास आंसर चल जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। और तब किया था 1962 में। चलिए वापस पुनर्व्यवस्था में कौन लेकर आया, तो लिखिए हरिदेव जोशी सरकार ने 1987 में इसे क्या कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, इसे फिर से शुरू किया। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी सरकार में संभागीय व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, तो आंसर क्या चल जाएगा, हरिदेव जोशी सरकार। और कब किया, 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इन्हें क्या किया, फिर से वापस स्थापित किया। ठीक है, अब आप लोग ये लिख लिया होगा आपने टॉपिक, तो इस तरह से आप इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप 3 तरह से बनाइएगा, एक अपने को एक सारणी बनानी है, तो सारणी बनाइएगा। ठीक है, सारणी में आप सबसे पहले अपने पास यहाँ लिखिएगा संभाग, पेपर के एक साइड में आप लिखिए संभाग, बीच में आप लिखिएगा जिले,
किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, और लिखिएगा आप उससे कुछ विशेषताएं, संभाग की कुछ विशेषताएं, जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं होंगी हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उस संभाग की बात करेंगे जो हमारी राजधानी है। तो राजधानी क्या है हमारी? जयपुर। अब इम्पोर्टेंट बात है, अब सब आपको पता है कि मैप याद करना, मैं आपको बार बार मैप याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपको आज फिर पता लगेगा कि बार बार मैप याद करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। और जब आगे भौतिक विभाग पढ़ेंगे तभी भी आपको ये पता लगेगा कि बार बार मैप याद करने पे क्यों जोर दिया जा रहा है, क्यों नहीं मैं आपको ट्रिक्स वगैरह फंसा रहा, क्योंकि वो क्या है कि एक टेम्पररी काम चलेगा, उससे बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं चलेगा। हमें परमानेंट याद रखना है तो मैप याद कर लेना है और हमेशा ही याद रहेगा, ये आगे हमेशा आपका काम आएगा। ठीक है, तो आपके सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा आपके सामने डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अपने पास में यहाँ पे संभाग है। सबसे पहले जयपुर संभाग, तो आपको जयपुर संभाग वाला जो रीजन है, आप यहाँ पर पूरा जयपुर संभाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर के अंदर है। तो जयपुर संभाग के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप देख लीजिए, काउंट करेंगे हम यहाँ से। एक तो जयपुर खुद हो गया, जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, फिर अपने पास में अलवर, और पांचवा हो गया अपने पास दौसा। तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने जिले आते हैं अपने पास में? 5 जिले आते हैं। अब आपको मैप याद होगा तो आप वैसे ही कर लेंगे। मैंने आपको कल मैप याद करने का तरीका बताया था, अगर आपको मैप याद होगा तो बहुत ही ईजी है। आपको बस ये पूरा एरिया को पता होना चाहिए कि इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन है। मैप पूरा अगर आपको याद है तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जयपुर संभाग में कितने जिले आ गए अपने पास में? 5 जिले। अब जिलों के अंदर आप लिखिए, जयपुर पहला हो गया, दूसरा लिखिए आप सीकर, तीसरा लिखिए झुंझुनू, चौथा लिखिए अलवर, और पांचवा लिखिए दौसा। ठीक है, इस तरह से जयपुर संभाग में आप 5 जिले आ जाएंगे। अब सबसे खास बात क्या है, आप ये बोल रहे हैं कि सब 5 जिले आ गए अपने पास जयपुर संभाग के अंदर। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, विशेषताएं जो हैं, इनकी विशेषता है कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सर्वाधिक क्या है, यहाँ पे जनसंख्या है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा, जो मैं आपको जब भी हमारे पास टॉपिक हो गया आपको क्वेश्चन वगैरह ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से जयपुर संभाग का जिला है, आपको या तो एक जिला दे देगा, या फिर निम्नलिखित में से जयपुर संभाग के जिले हैं, तो आपको 3 का 4 का जो भी होगा उसका वो पूरा का पूरा एक ग्रुप दे देगा। फिर आपको उनके अंदर से टिक करना है कि कौन कौन सा जिला किस संभाग का है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित संभाग की क्या विशेषताएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं साइड में ही आपको सारी विशेषताएं लिखवा रखा हूँ। ठीक है, तो जयपुर संभाग की जो सबसे पहली विशेषता है वो है सर्वाधिक जनसंख्या जो मिलती है अपने जयपुर संभाग में मिलती है। और दूसरी जो विशेषता इसकी है, आप इस तरह से सारणी बना लीजिएगा, सर्वाधिक जो घनत्व है, घनत्व बोले तो जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जयपुर संभाग के अंदर यहाँ पे रहते हैं। और तीसरा आप लिखिएगा कि सर्वाधिक एससी बोले तो अनुसूचित जाति। ठीक है, सर्वाधिक एससी या अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, सर्वाधिक काम मिलती है जयपुर संभाग के अंदर मिलती है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा आप यहाँ पे, सर्वाधिक जो साक्षरता है, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो भी कहाँ मिलेंगे अपने को? जयपुर संभाग के अंदर मिलेगी। तो आपने सब कुछ लिख लिया होगा कि आपने जयपुर संभाग के अंदर क्या क्या मिलता है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ मिलती है अपने पास में? जयपुर संभाग के अंदर। कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से आते हैं? मैप याद होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप इनको ट्रिक से याद करेंगे वो जे जो वही आपको याद रखने देंगे। जो भी अगर मान लो ट्रिक ये है JSJAD कुछ भी हो, डास करके कुछ भी बना दी ट्रिक, तो आपको डास ही याद रह जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो ऐसी गलती ना करें, ये बहुत ही, क्योंकि मैं आपको जो मैप से याद करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप आपके ज्योग्राफी में पूरा, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं केवल एक ही करने के, अपने को एक ही टॉपिक पढ़ना है इसलिए अपने को मैप याद नहीं करना। मैप याद कीजिए, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से ही आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो दूसरा संभाग हमारे पास आता है, वो संभाग हमारे पास है जोधपुर संभाग।
ठीक है, तो आप दूसरा संभाग के बारे में लिखिए। दूसरा संभाग आ गया हमारे पास, दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। अब फिर मैप, जोधपुर संभाग में कौन सा होगा अपने पास? एक तो जोधपुर, काउंट कीजिए 1, ठीक है, जैसलमेर 2, तीसरा बाड़मेर, फिर चौथा जालौर, पांचवा सिरोही और छठा क्या होगा अपने पास? पाली। समझ पा रहे हैं आपको? तो अपने पास जोधपुर संभाग में अपने पास कितने जिले हो गए हैं? आप बताइए। जोधपुर संभाग में हमारे पास हो गए कितने जिले? 6 जिले। 6 जिले हमारे पास जोधपुर संभाग में हो गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं लिखिए। आप सबसे पहले आप लिखिए जोधपुर, लिखते रहिए जोधपुर, आगे लगा के कॉमा लगा के लिखते रहिएगा। दूसरे पे जैसलमेर, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे जालौर, पांचवे पे सिरोही और छठे पे पाली, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? बहुत ही ठीक है। अब आप इसकी जो विशेषताएं हैं, ये तो हमारे किसकी? जयपुर संभाग की विशेषताएं होंगी, ठीक है। जो जोधपुर संभाग की विशेषताएं हैं, विशेषताओं में लिखिएगा नीचे ऐसे डैश लगा के। विशेषताओं जैसे इस वाले कॉलम के अंदर 3 कॉलम बनाए होंगे आपने। विशेषताओं में लिखिएगा कि सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ठीक है। और दूसरी बात, जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। देखिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये दशकीय वृद्धि दर क्या होती है। 10 साल में जनसंख्या का जो बढ़ना होता है परसेंटेज वाइज, उसको दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपके टॉपिक, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर जनसंख्या वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ाऊंगा नहीं। तो इसलिए आपको दशकीय वृद्धि दर थोड़ा हल्का सा आप याद कर लीजिए कि 10 साल के अंदर जहाँ पर जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपके पास 2 हो गए। अब इनको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो तीसरा संभाग है, अब वो लिखिए आप बीकानेर संभाग, ठीक है। तीसरा संभाग अपने पास में जो आएगा वहीं से यहाँ पर संभाग, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जिले कौन कौन से हैं इसके अंदर और इनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो तीसरा संभाग अगर हमारे पास कौन सा? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। अब आप देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। आप एक सर्किल में इसको याद कर लीजिए। देखिए बीकानेर से स्टार्ट हुआ, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, केवल कितने इसमें? 4 जिले हैं। 4 जिले में कौन कौन से आ गया? पहला तो अपने पास में आ गया खुद ही बीकानेर, दूसरा लिखिए आप चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो इसके अंदर क्या है अपने पास में? 4 जिले आ गए हैं। और इसकी कुछ विशेषता है, उसमें क्या है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग है ये। अगर आपने क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कम नदियों वाला संभाग बताइए, तो आंसर क्या चल जाएगा अपने पास में? बीकानेर, ठीक है। अब चौथा अपने पास में लिखिए अजमेर, अजमेर, ठीक है। देखिए आप सर्किल बना के याद कर लीजिए। देखिए एक सर्किल ऊपर, एक सर्किल इधर, सर्किल में ही है सारे संभाग। ये सर्किल है, इस तरह से चलता है, सर्किल है, ये भी सर्किल, इस तरह से सर्किल, बीच वाला ये भी सर्किल, खत्म। तो आप अगर देखेंगे तो 7 सर्किल बन गए, 1 2 3 4 4 5 6 7 सर्किल बन गए, ठीक है। अगर आपने मैप याद किया होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। कितना ईजी है बताइए? आपको मैप से तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो फिर से हम वही काउंट कर लेंगे आराम से। इनको इस पर हटा देता हूँ। अजमेर संभाग कहाँ है हमारे पास? ये रहा हमारे पास अजमेर संभाग। तो इसमें कितने जिले आते हैं? काउंट कीजिए। अजमेर पहला हो गया आपके पास में, दूसरा अपने पास में टोंक, फिर तीसरा भीलवाड़ा और नागौर, चौथा। तो फिर पास कितने जिले हो गए इसके अंदर अजमेर संभाग में? 4 जिले। लिखिएगा अजमेर संभाग में कितने जिले? अजमेर एक खुद हो गया है, दूसरा अपने पास टोंक, तीसरा अपने पास भीलवाड़ा, चौथा अपने पास नागौर।
और इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि मध्यवर्ती संभाग है। क्या है ये? मध्यवर्ती संभाग। क्यों मध्यवर्ती संभाग क्या है? आप नोटिस कीजिएगा, ये ऐसा संभाग है जो हर दूसरे संभाग को क्या टच कर रहा है। कैसे? बीकानेर वाले संभाग को टच कर रहा है, जोधपुर संभाग को टच कर रहा है, उदयपुर संभाग को टच कर रहा है, कोटा संभाग को टच कर रहा है, ठीक है, भरतपुर संभाग को टच कर रहा है। ये देखिए बॉर्डर इसका जयपुर संभाग को भी टच कर रहा है। तो इसलिए क्या इसका मध्यवर्ती अपने क्या बोलते हैं? संभाग बोलते हैं, क्योंकि क्या सभी जगह को क्या कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संभाग है जो सभी संभागों के साथ में क्या बनता है? सीमाएं बनाता है, तो अपने पास क्या जाएगा आंसर में? यहाँ पे अजमेर आंसर में अपने पास में इजीली आ जाएगा। अब जो आगे पांचवा है वो आप लिखिए उदयपुर संभाग। पांचवा कौन सा आएगा अपने पास में? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितना क्या है अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन उदयपुर ही काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा अपने पास डूंगरपुर, तीसरा अपने पास बांसवाड़ा, चौथा अपने पास चित्तौड़गढ़ और पांचवा अपने पास क्या हो गया? पांचवा अपने पास हो गया राजसमंद। देखो ये थोड़ा पांचवा अपने पास हो गया राजसमंद और छठा अपने पास प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो उन्होंने इसमें शो नहीं किया है, तो प्रतापगढ़ की रेखा कुछ इस छठा हमारे पास हो गया। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतापगढ़ रहेगा ना इस तरह से, तो छठा अपने पास में क्या आ गया? प्रतापगढ़ रह गया। इसमें शो नहीं हो रहा है, शायद ये पुराना मैप मैंने डाउनलोड कर लिया, खैर जो भी है, लेकिन छठा अपने पास प्रतापगढ़ यहाँ पे रहेगा। तो आप लिखिए इसमें कितने जिले हो गए अपने पास में? इसमें 6 जिले हो गए, ठीक है। 6 जिलों में से आप लिखिए सबसे पहले उदयपुर, उदयपुर लिखिए, फिर अपन लिखिए डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर राजसमंद। किसी तरह से डाल लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ से 6 जिले होने चाहिए और 6 के 6 अपने आप देखिए कितना इजी है अपने लिए, बहुत ही इजी है। अपने कुछ ही नहीं करना, अपने को क्या करना? मैप याद होना चाहिए और अपने पास 7 सर्किल याद होने चाहिए। आपका पूरा का पूरा संभाग वैसे कंप्लीट हो जाएगा। आपको रोज भी अगर आप 2-5 मिनट मैप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा राजस्थान का मैप आपके दिमाग में छपने में मुश्किल से 5 से 7 दिन लगेंगे। कोई हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो सबसे ज्यादा विशेषता ये है कि सर्वाधिक जो वनस्पति मिलती है यहाँ पर, सर्वाधिक क्या मिलती है यहाँ पर? वनस्पति, सर्वाधिक वनस्पति। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक वनस्पतियों वाला संभाग बताइए, तो हम क्या बताएंगे अपने पास में? उदयपुर संभाग। और दूसरी जो खास विशेषता है वो है कि सर्वाधिक लिंगानुपात के संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात कहाँ पर है अपने पास में? उदयपुर में। तो ये दोनों में अगर हमसे पूछ ले कि सर्वाधिक वनस्पति किस संभाग में है, तो हम इजीली उसका आंसर दे सकते हैं कि कहाँ पर है अपने पास में? उदयपुर संभाग में। या फिर हमसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो कहाँ पर अपने पास में? उदयपुर संभाग में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इनको थोड़ा हटा देता हूँ। अब जो अगला संभाग है वो हमारे पास छठा जो संभाग आएगा वो हमारे पास आएगा कोटा संभाग। छठा अपने पास आएगा कोटा संभाग, ठीक है। तो कोटा संभाग में कितने जिले हैं आप देख लीजिए। 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? पहला अपने पास कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा बारां और चौथा बूंदी। तो लिखिएगा कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा। लिखिए फिर आगे इसके जिलों में लिखिए कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। इस तरह से कोटा संभाग के अंदर हमारे पास कितने जिले हुए? 4 जिले हुए। इसकी खास बात क्या है साहब? कोटा संभाग की खास बात क्या है कि यहाँ पे क्या न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या है? ये संभाग है। अब आप देखिए कितना इजी है आपके पास में, आप बहुत ही इजी है। अगर आपने कल प्रैक्टिस की होगी तो ये पूरे के पूरे आप डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए होंगे। जैसे आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए होंगे तो आपके लिए अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट याद करना कितना आसान है, क्योंकि अंदर तो केवल अपने पास 8 ही है, बाकी सब इधर उधर है, कहीं ना कहीं सीमा बना रहे हैं। अगर आपको धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन आप रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक है। तो कोटा संभाग की विशेषता क्या होगी अपने पास में? ये न्यूनतम जनसंख्या वाला
संभाग है। अब मैं तो इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास संभाग आ रहा है, अंतिम संभाग जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो फिर से वही 4 जिले काउंट करेंगे हम। भरतपुर, फिर दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली और चौथा सवाई माधोपुर। ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे संभाग के जिलों के नीचे भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर। इसकी विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल है इस संभाग का ही है। ठीक है, तो आपको इतना कुछ पता लग गया होगा। और मैंने आपको अजमेर के बारे में बताया था, वो आप थोड़ा यहाँ पे नोट डाल लीजिए। आपको देख लीजिए मैप से याद करना कितना आसान है। केवल अपने को क्या करना है, 7 सर्किल अपने को याद रखने हैं। सिंपल सिंपल से अपने को 7 सर्किल, इस तरह 7 सर्किल रहेंगे पूरे के पूरे। बहुत इजी है, अगर एक बार आपने मैप याद कर लिया बहुत इजी है। अब नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा। जो मैंने आपको बताया अजमेर के बारे में वही लिखेंगे। नोट डाल के लिखिएगा अजमेर संभाग, अजमेर संभाग अन्य 6 संभागों का क्या है? अजमेर संभाग अन्य 6 संभागों का सीमावर्ती संभाग है। अजमेर संभाग अन्य 6 संभागों का क्या है? सीमावर्ती संभाग है। मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बीकानेर संभाग से इसकी बाउंड्री टच हो रही है, जोधपुर संभाग से अजमेर संभाग की बाउंड्री टच हो रही है, उदयपुर संभाग से टच हो रही है, अपने पास कोटा संभाग से हो रही है, अपने पास जयपुर से हो रही है और अपने पास भरतपुर संभाग से हो रही है। तो क्या हो गया, ये सबसे सीमावर्ती क्या है? संभाग है, सबसे टच हो रहा है। और इसी के साथ में आप एक और नोट डाल के सिंपल से एक और लिख लीजिएगा, जो कर्क रेखा है, जो अपन ने जब पढ़ा था तो टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं उसको, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो रहती है, इस तरह से अपन ने जब पढ़ा था आपको पता होगा। ये इक्वेटर था 0 डिग्री, और ये जो थी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये थी अपने पास 23.5 डिग्री साउथ। तो ये मकर रेखा थी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये अपने पास कर्क रेखा थी, टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से कहाँ से? आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से कर्क रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो स्टार्टिंग है वो 23 डिग्री 3 मिनट से है। ठीक है, तो जैसे ही तो बांसवाड़ा से ही निकल लेती थी, यहाँ से अपने को पता है ये बिंदु अपना कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट है। तो इससे जैसे जैसे आगे चलेंगे तो 23.5 डिग्री पर क्या करती है, यहाँ से बांसवाड़ा से होके निकलती है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो होगा आज आपका दूसरा टॉपिक। उसका नाम है भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आपको एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो जो हम हेडिंग डालने वाले हैं, आपका ये दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, वो ये है राजस्थान। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, नए पेज की शुरुआत कीजिएगा आप लोग सब। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के भौतिक विभाग। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान के क्या, भौतिक विभाग। अब जो राजस्थान के भौतिक विभाग है उनको मेजरली 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
अब आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास बेसिकली अपने पास में आ गया, ये दोनों एक ही हैं बताऊंगा मैं। तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग में कौन कौन से वो भाग हैं वो भी हम जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले भौतिक विभाग के, इस तरह से आप एक सारणी सा बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिएगा सबसे जो पहला भाग है वो है अपने पास में कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, ये हमारा पहला भाग है जिसको हमें डिवाइड किया गया है। तो दूसरा है हमारे पास में, वो हमारे पास में है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये हमारे पास में दूसरे भाग में बांटा गया है, ये आपके सिलेबस में ही है, लाइन से ही है। तीसरा जो अपने पास में है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और जो भी पास लास्ट में सबसे चौथा नंबर पे है वो अपने पास में है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, कुछ इस तरह से राजस्थान के भौतिक विभाग को अपन क्या किया, सहूलियत के लिए 4 भागों में बांट लिया है। पहला है अपने पास पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अपने पास में है कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा अपने पास पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आप देखिए, आपको जो दिख रहा है, अब मैप दिख रहा होगा, इसके अंदर जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये पूरा जो एरिया है पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया है। अब इसको भी क्या किया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए आप। 2 भाग हैं इसके। पहला भाग अपने पास में है शुष्कतम मरुस्थल, जो आपको दिख रहा है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, ये दिख रहा है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, ये पहला भाग है। 2 भागों में किस तरह से विभाजित किया है, इसको क्या 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर इन जो 12 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं हमें, इनको क्या किया गया है, मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने डिवाइड किया है 25 सेंटीमीटर के जो क्या है वेस्ट में है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर की जो लाइन है, इससे ज्यादा वर्षा नहीं होती है जिस रीजन के अंदर, उसको हमने बोला है शुष्कतम मरुस्थल। और जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, उसको हमने बोला है अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोला है अपन, दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका, अर्ध शुष्क मरुस्थल, दैट इज सेमी एरिड रीजन। जो ये एरिया है, ये पहला वाला 2 पार्टों में भागा, ये पूरा जो एरिया है ये हमारे पास पश्चिमी मरुस्थल वाला एरिया है, इसको मैं 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग शुष्क मरुस्थल, तो दूसरा भाग हो गया हमारे पास अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो अरावलीय प्रदेश है, इसको भी हमने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली वाला रीजन कौन सा हो गया आपके पास में, राजसमंद वाला एरिया। दूसरा अपने पास में जो रीजन हो गया अलवर वाले तक, अजमेर अजमेर तक। दूसरा हो गया अपने पास में मध्य अरावली, और तीसरा अपने पास में क्या हो गया, अपने पास उत्तरी अरावली। ठीक है, अब अपने पास दक्षिणी अरावली वाला क्षेत्र कौन सा वाला हो गया, जहां से उदयपुर वाले से रेस हुई थी और लेके अपने पास में राजसमंद भीलवाड़ा तक का एरिया अपन ने बोल दिया, ये अपने पास दक्षिणी अरावली, जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो होता है अपने अरावली ऊंचाई वगैरह हाइट मिलती है। मध्य वाला एरिया अजमेर वाले एरिया के आसपास वाला एरिया हो गया अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अपने पास कटी चटी स्टार्ट हो जाती है, इनकी जो ऊंचाई होती है अरावली की वो कम हो जाती है। इनके बारे में सब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जो अपने पास उत्तरी अरावली है, यहाँ पर क्या बिल्कुल सटना स्टार्ट हो जाती है, छटने के बाद कटी पट्टी मिलती है अपने को अरावली में। ठीक है,
तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे अपन दक्षिणी अरावली, इसको अपन बोलेंगे अपन मध्य अरावली, इसको बोलेंगे अपन उत्तरी अरावली। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो अपने पास में अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको में 3 भागों में बांटा गया है। जो आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश दिख रहा होगा, ये अपन क्या करके 3 भागों में बांट दिया गया है इसको। तो आप एक बार डायग्राम बना के इस तरह से भी बना लीजिएगा, मेरा डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं लास्ट में एक बार आपको बता दूंगा, लेकिन आप फिर भी ऐसे डायग्राम बना के राजस्थान का पूरा ऐसे मैप बना देना, रफली मैप बना के डिवाइड कर लेना इस तरह से, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आप सबसे पहले लिखिए माही बेसिन, माही बेसिन। अब ये क्या होते हैं बेसिन वो मैं बता दूंगा जब अपन चैप्टर पे चलेंगे। एक ये बता दीजिए कि बस ये नदियों के द्वारा लाई गई, नदियों के आसपास का जो एरिया होता है, जो मिट्टियां लेके आती है वो बड़ी उपजाऊ होती है, जो उसका आसपास का एरिया होता है वो बेसिन कहलाता है, ठीक है। इतना आपको याद रख लीजिए, माही बेसिन। दूसरा अपने पास है बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। जो तीसरा अपने पास में रहेगा वो रहेगा अपने पास में चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, ठीक है। इस तरह से अपन ने इनको 3 भागों में पूरी मैदान को क्या करा है, डिवाइड किया है, ठीक है। अब वो कैसे हैं वो बता दिया जाएगा, आगे चलिए आप इस टाइम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस तरह से आप लिख लीजिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला अपने पास में है विंध्यन कगार, और दूसरा अपने पास में है लावा पठार, ठीक है। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया है, पूरा दक्षिणी पूर्वी जितना भी ये था पठारी प्रदेश, इसको भी क्या कर दिया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इतना आपको समझ में आ गया। आपने एक मैप बना लीजिएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपको मैप बना के दिखा देता हूँ, जिससे क्या रफली आइडिया हो जाएगा आपको किस तरह से मैप बनाया जाता है। तो मैप थोड़ा इस तरह से बना लीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा ये हो गया राजस्थान का छोटा सा मैप, ठीक है। इस तरह से उसमें फिर आप डिवाइडेशन डाल के इस तरह से डिवाइडेशन डाल लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पास में हो गया 50 सेंटीमीटर क्या अपने पास में पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। इसका दूसरा डिवाइड कर लीजिएगा 25 सेंटीमीटर का, ये अपने पास शुष्कतम मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ये अपने पास में शुष्कतम और ये अर्धशुष्क। आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा मैप, ठीक है। उसके बाद में जो अपने पास में एरिया बचेगा इस तरह से, ये अपने पास में क्या जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास में अरावली वाला एरिया, ठीक है। और जो ये दक्षिणी पूर्वी अपने पास में पूर्वी मैदान होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। ये पूर्वी मैदान वाला भाग हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, ये अपने पास में फर्स्ट, ठीक है। ये अपने पास में सेकंड, ये अपने पास में सेकंड वाला एरिया अरावली, थर्ड वाला एरिया पूर्वी मैदान, और फोर्थ वाला एरिया कुछ इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इनको वापस डिवाइड करेंगे तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, इनके अंदर हम जब करेंगे तो वहीं पे सीखते जाएंगे। आई होप आपने उतार लिया होगा। तो अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, पश्चिमी मरुस्थल आज हम शुरू करने वाले हैं, और इसके अंदर हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम मरुस्थल लाइए शुरू करते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिएगा अपने, सबसे पहला जो है अपने पास टॉपिक वो रहेगा अपने पास में कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। देखिए जब मैं अपना जो राजस्थान का जो नक्शा है वो कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए, ठीक है। जब मैं इसको तोड़ूंगा, मान लीजिए इसको यहाँ पे तोड़ूंगा 50 सेंटीमीटर लाइन की, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिएगा जब इसको तोड़ के मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का नक्शा मेरे सामने आएगा, राजस्थान के नक्शे में से। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप भी ये नक्शा बनाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इस तरह से इसको अपन क्या करेंगे, जो राजस्थान का नक्शा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम इसको क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है हमारे पास में राजस्थान की, वो इस तरह से लाइन है,
ये हमारे पास में क्या 50 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी राजस्थान की, और जो अपने पास दूसरा रहेगा एरिया वो रहेगा ये 25 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर की क्या होगी, वर्षा वाली लाइन रहेगी। तो पश्चिमी मरुस्थल को अपन ने क्या किया है, दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, जैसे कि अपने को पता है। तो एक भाग जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं हम शुष्कतम, और दूसरा भाग है इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क। शुष्कतम को अपन क्या बोलते हैं, शुष्कतम को हम बोलते हैं क्या, एरिड, और अर्ध शुष्क को बोलते हैं अपन सेमी एरिड। ठीक है। अब अपन सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि शुष्कतम मरुस्थल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो शुष्कतम मरुस्थल के अंदर कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप ये इसमें मैप बना लीजिएगा और उसके अंदर ही लिखिएगा। जो अपना एरिया आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर का एरिया आता है शुष्कतम मरुस्थल के अंदर। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर का एरिया आता है। और अपने पास क्या, पश्चिमी जोधपुर, ये भी अपने पास में क्या आता है, शुष्कतम मरुस्थल में आता है। ठीक है। और जो अपने पास शुष्कतम मरुस्थल में आता है वो है उत्तर पश्चिमी बाड़मेर वाला एरिया अपने पास क्या आता है, शुष्कतम मरुस्थल के अंदर अपने पास में ये आता है। इतने एरिया समझ में आ गए। और जैसलमेर पूरा कंप्लीट, और जैसलमेर तो पूरा ही आता है। ठीक है, ये किस में आते हैं, हमारे शुष्कतम में। ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया। इसके बारे में, इसके बाद आप लिखिए दूसरा वाला जो अपना है अर्ध शुष्क में अपने पास कौन कौन से आते हैं। तो अर्ध शुष्क के अंदर अपने पास आएगा जो घग्गर बेसिन होगा, घग्गर जो बेसिन होगा हमारे पास में, बेसिन घग्गर बेसिन कौन सा है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका घग्गर बेसिन में आता है। तो वो हमारे पास में इसमें आ जाएगा घग्गर बेसिन। दूसरा जो अपने पास में रहेगा वो रहेगा अपने पास शेखावटी बेसिन। शेखावटी बेसिन, शेखावटी रीजन में कौन कौन से इलाके आते हैं, तो शेखावटी रीजन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। यहाँ लिख लीजिएगा आप, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है। शेखावटी बेसिन में कौन सा आता है अपने पास, घग्गर रीजन जो है ऊपर इस तरह से है, तो शेखावटी रीजन पूरा अपने पास में इस तरह से है। यहाँ पे चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले इलाके अपने पास आ जाते हैं। तो जो बीच में जो इलाका रहता है वो अपने पास में रहता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, ये मैप आप ऐसे कैसे बना लीजिएगा। और फिर अपने पास जो इलाके आएंगे 50 सेंटीमीटर वो आएगा अपने पास में जालौर, इधर रह गया अपने पास में, और पाली रह गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या होगा अपने पास अर्ध शुष्क वाले इलाके में पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट इस तरह से अपने पास में आ जाएंगे। ठीक है। और बाड़मेर जो रहेगा वो भी अपने पास आएगा, बचा कुचा बाड़मेर। यहाँ पे बाड़मेर जो बच रहा है देख लीजिए, ये पूरा बाड़मेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर के अलावा जो भी बचे हैं वो बाड़मेर यहाँ आएगा। पश्चिमी जोधपुर मतलब पूर्वी जोधपुर भी इस इलाके में आएगा। तो इस तरह से आप ये मैप बना लीजिए। ठीक है, आपने मैप बना लिया होगा। ठीक है, आपने मैप बना लिया तो आप यहाँ पर इसकी कुछ पश्चिमी मरुस्थल के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामों में आ सकती हैं। पॉइंट लगाकर ही लिखिएगा। राजस्थान में कुल मरुस्थल भूभाग, राजस्थान में कुल मरुस्थल भूभाग 61.11% है। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि साहब ये बताइए कि राजस्थान में जो है कुल मरुस्थल का भूभाग कितना प्रतिशत है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 61.11%। आपने ये लिख लिया होगा। अब हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता है कि भारतीय, ये अक्सर से एग्जामों में आते रहते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। भारतीय मरुस्थल का
भारतीय मरुस्थल का राजस्थान में कितना भाग है? तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 60%। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो मरुस्थल है, जो अपने पास में पश्चिमी मरुस्थल है, ये तो हमारे राजस्थान के अंदर है, ठीक है। लेकिन भारत के पास में जो भारत के अंदर मरुस्थल है वो हरियाणा तक फैला हुआ है और नीचे गुजरात तक फैला हुआ है, और राजस्थान में उसका मैक्सिमम है। कितना है? अपने पास 60% जो भाग है मरुस्थल का वो राजस्थान में है, ठीक है। बाकी जो 40% है वो अपने पास क्या हरियाणा में है और अपने पास गुजरात के अंदर है। तो भारत का मतलब भारतीय जो मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो आंसर क्या चल जाएगा अपने पास? 60%। और अगर ये पूछे कि राजस्थान में कुल मरुस्थल भूभाग कितना है, तो अपने पास आएगा 61.11%। कुल मरुस्थल भूभाग का मतलब क्या है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें से कितने क्षेत्रफल तक, उसमें से कितने भूभाग पे, उसमें से कितने भूभाग के क्षेत्रफल पर क्या है मरुस्थल है, तो उसका आंसर कितना जाएगा? 61.11%, जो राजस्थान में ही है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या चल जाएगा? भारतीय मरुस्थल का जो राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, तो अपने पास कहेंगे 60% भाग है। 40% कहाँ कहाँ का है? अदर स्टेट में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के अंदर क्या आपको कंफ्यूज कर देगा, और थोड़ा डिजिट भी आसपास ही है तो आप कहोगे क्या 60 एक ही तो बात लगा दो, इस बात नहीं है, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर अगला लिखिएगा आप यहाँ पे पॉइंट लगा के ही कि कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को क्या किया गया है? रेगिस्तानी 12 जिलों को रेगिस्तानी जिले घोषित किए गए हैं। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, हालांकि वो टास्क क्या है वो आपको पता लग जाएगा। बाकी अब जब अपन फ्यूचर में जब मैंने मैप बनाया था तो आप उसमें जो 50 सेंटीमीटर वाली मैंने लाइन बताई थी, तो आप उसके अंदर काउंट कर सकते हैं, 12 जिले होंगे वो, ठीक है। जैसलमेर को शायद वहाँ पे जैसलमेर लिखा हुआ नहीं था, इसलिए आप जैसलमेर को भी काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप जब काउंट करेंगे तो 12 जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 जिले क्या है? रेगिस्तानी जिले हैं। आपको इसकी बात समझ में आएगी। 12 जिलों को क्या किया गया? रेगिस्तानी जिले घोषित किया गया है। अब एक और खास बात है यहाँ पे कि जो रेगिस्तानी जो जिले हैं, कि लिखिए, अब आप ये लिखिए पहले आप, रेगिस्तानी जिलों में लिखिए, रेगिस्तानी जिलों में जो राज्य के क्षेत्रफल, रेगिस्तानी जिलों में राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 58% भाग है। समझ गए आप मेरी बात को? रेगिस्तानी जिलों में जो 12 रेगिस्तानी जिले हैं उसमें राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग? 58% भाग है। तो आप ये तीनों चीजें अलग अलग हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में कुल मरुस्थल का भूभाग कितना है, तो अपन बोलेंगे 61.11%। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय मरुस्थल का राजस्थान में कितना भाग है, तो हम लिखेंगे कितनी? 60%। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि रेगिस्तानी जिलों में राज्य के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है, तो अपन लिखेंगे 58%। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको समझ में आया? अब आप एक और लिख लीजिए कि यहाँ पे जो जनसंख्या है, जो राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? हमारे पास में 40% है। तो आपने ये सब लिख लिया होगा। इसके बाद में आप एक नोट डालिए और लिखिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वापस नोट लगा के लिखवा देते हैं। आपने लिख लिया, ठीक है। इसको मैं बने रहने दूँ या हटा दूँ? ये आपने लिख लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उतार लिया ना आपने सबने? और अच्छी बात है, उतार लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे काम आएगा थोड़ा आगे, अपन जब पढ़ेंगे तब। इसको मैं इनको मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी जो आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर से सारा ये हमारा काम आता रहेगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम जो अगला स्टार्ट करते हैं वहाँ पे उससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए
नोट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैं आपको पहले इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख लिए नोट। नोट में डालिएगा थार के, देखिए थार के मरुस्थल की उत्पत्ति लिखिएगा। थार के लिखिएगा, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में, थार के मरुस्थल की उपस्थिति प्लीस्टोसीन युग में टेथिस सागर के अवसाद के कारण हुई। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई, टेथिस प्लीस्टोसीन युग में टेथिस सागर के जो अवसाद हैं उसके कारण होंगे। अब इसके जो प्रूफ क्या हैं वो भी आप लिख लीजिए। प्रूफ क्या क्या है इसके, तो जो साक्ष्य क्या है वो लिख लीजिए जल्दी जल्दी। आप पहले पे लिखिए पेट्रोलियम पदार्थ, जो पेट्रोलियम भंडार मिले हैं, पेट्रोलियम भंडार। आपको पता है कि जो पेट्रोलियम भंडार मिलते हैं तब बहुत सैकड़ों हजारों सालों तक, जब लकड़ियाँ चर्बी मनुष्य वगैरह के जो भी हो अपने पास जानवर वगैरह, इन सब के जो क्या होंगे, जो बचे हुए अवशेष होंगे उनके सड़ गल कर क्या बनते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। तो अपने को जो रेगिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थ मिले तो उसका, अगर वहाँ पे पहले से क्या होता, रेगिस्तान होता, तो ये संभव ही नहीं था कि पहले क्या मिलेगा उनको, वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ मिला, तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए क्या, सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ मिले। साक्ष्य इसका ये है, किसका, टेथिस सागर, क्योंकि सागर था तो वहाँ पे क्या वनस्पति रही होगी, वहाँ पे क्या होंगे, जीव जंतु रहे होंगे, तो इस तरह से काफी सारी चीजें रही होंगी, इसलिए हमें क्या करते हैं, वो जब सड़ गल गए उसके बाद में हमें पेट्रोलियम भंडार मिल गए। दूसरा हमारे पास में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें जो मिलती हैं उसके लिए। तीसरा है हमारे पास में जो है माइकोनिस चट्टानों की उपस्थिति, माइकोनिस चट्टानों की उपस्थिति। ये चट्टानें क्या होती हैं, जो पानी वाले एरियाज होते हैं, जो समुद्री वाले एरियाज होती है वहीं मिलती है। अगर यहाँ पे समुद्र नहीं था तो ये चट्टान यहाँ पे क्या कर रही थी, कोई रख के तो गया नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर के अवशेष थे, मतलब समुद्र था, इस वजह से। और चौथा आप लिख लिए कि आंकल गांव है, आंकल गांव कहाँ पर है, अपने पास में जैसलमेर में है। लिखिए आप, आंकल गांव है जैसलमेर के अंदर। तो आंकल गांव जैसलमेर में क्या जीवाश्म मिले हैं, वहाँ पे क्या जीवाश्म की उपस्थिति, जीवाश्म की क्या उपस्थिति आंकल गांव में मिला है, जीवाश्म। ठीक है, आपने सारा लिख लिया होगा। हमें सब कुछ मिला है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको मैं हटा देता हूँ और हम आगे चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, थार के मरुस्थल का विभाजन। देखिए, जो पश्चिम मरुस्थल है इसे थार का मरुस्थल ही बोलते हैं। तो अगर आपसे थार के मरुस्थल के बारे में पूछ ले तो ये की बात है, थार के मरुस्थल का विभाजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा है इसके आधार पर हमने क्या किया, 2 भागों में इसको बांटा है। तो लिखिएगा कि 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला अपने पास क्या था, शुष्कतम मरुस्थल, ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या था, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसमें से आप हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले शुष्कतम मरुस्थल। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास में शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, आपने हेडिंग डाल ली। हेडिंग डालने के बाद में आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा
शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, अब जो शुष्कतम मरुस्थल है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो जैसे ही आप बगल में इमेज देख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। शुष्कतम मरुस्थल फैला हुआ सबसे पहले जैसलमेर लिख लीजिए आप, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, अगला अपने पास में क्या होगा, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, लिखिए जल्दी जल्दी। और फिर अपने पास में क्या होगा, पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, फिर अपने पास चौथा क्या होगा, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। ठीक है, और जो इसकी जो लंबाई है मतलब जिसका क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल जितने फैला हुआ है, देखिए यहाँ पे यह कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, विस्तारित है, फैला हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ है ये, जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर, पश्चिम जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का कितना है, क्षेत्रफल है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, यहाँ पे कम वर्षा होती है, ये भी लिख लीजिए, 25 सेंटीमीटर से क्या होती है यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, आपने सब नोट कर लिया। अब आपने ये नोट कर लिया तो मैं इस पूरे सब चीज को मिटा रहा हूँ। देखिए पश्चिमी मरुस्थल के अंदर हमने दो पार्टीशन किए, शुष्कतम मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल के अंदर अब आप देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से स्पष्ट लिख रहा हूँ, ये अपना इस तरह से स्पष्ट हो गया है। तो शुष्कतम मरुस्थल के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, दो भागों में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, शुष्कतम मरुस्थल कहाँ तक फैला हुआ है ये आप मैप पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ। अब अपना दूसरा जो हेडिंग रहेगा अपन ये देखिए, वापस हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, शुष्कतम मरुस्थल। ये किसके अंदर है, पश्चिमी मरुस्थल का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके अंदर क्या है, पश्चिमी मरुस्थल का क्या है, फर्स्ट टॉप है, फर्स्ट किसका क्या है, पार्ट है, शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो तीन चीजें लिखी हैं, कहाँ कहाँ है, क्षेत्रफल कितना है, और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इसको भी क्या किया गया है कि दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसा बांटा गया है, बालिका स्तूप। अब आप यहाँ पे एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे एक चौथा और एक पॉइंट लगाइए कि शुष्कतम मरुस्थल को, लिखिए उसमें चौथे पॉइंट में, शुष्कतम मरुस्थल को बालुका, शुष्कतम मरुस्थल को बालुका स्तूप, ड्यून्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ड्यून्स सुना होगा आपने, सैंड ड्यून्स, बालुका स्तूप, सैंड ड्यून्स बोलते हैं इनको। ठीक है, बालुका स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुष्कतम मरुस्थल को बालुका स्तूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, तो पहला आप लिखिएगा यहाँ पर, ए डाल के लिख लीजिएगा यहाँ पर, ए बड़ा वाला कैपिटल, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा जो बी है हमारे पास इसके अंदर, वो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो इसका मतलब ये होगा, मुक्त का मतलब हो गया कि अपने पास इंग्लिश में बहुत इजी समझ में आ जाएगा आपको, ड्यून्स फ्री, ड्यून्स फ्री एरिया। ठीक है, तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब हो गया ड्यून कंटेनिंग एरिया, ड्यून कंटेनिंग एरिया। ठीक है, तो बालुका मुक्त स्तूप, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश फ्री, जहाँ पर कोई बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं। बालिका स्तूप युक्त प्रदेश मतलब कंटेनिंग, मतलब यहाँ पर बालुका स्तूप मिलते हैं। अब इनमें से अपन पहली हेडिंग लगाएंगे आज जो लगाने वाले हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, टॉपिक के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो याद दिलाता हूँ आपको, पश्चिमी मरुस्थल था।
पश्चिम मरुस्थल का जो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारे पास था शुष्कतम मरुस्थल। अब शुष्कतम मरुस्थल का पहला टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब इसको थोड़ा लिखना है अपने को, थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा अपनी। इसको बोलेंगे अपन इंग्लिश में ड्यून्स फ्री एरिया। ठीक है, जो भी है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखिए थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा नो डाउट आपको, लेकिन क्या करूँ कि इससे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा इस तरह से ही आ रही है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो ये जो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर अपने सबसे ऊपर अपने पोखरण का आपने जगह का नाम सुना होगा, पोखरण मूवी भी आई थी। ये जगह जैसलमेर में है। ठीक है, और आपने एक नाम सुना होगा बालोतरा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम सुना देंगे आज आपको। बालोतरा ये अपने जगह जो है बाड़मेर में है। और एक और नाम आपने सुना होगा फलौदी। फलौदी जो डायग्राम में बना रहा हूँ आप बना लीजिएगा, ये क्या है, जो जोधपुर में है। जो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो इस तरह से एक बार आप छोटा सा मैं आपको एक राजस्थान का मैप बना देता हूँ। तो इस जगह करीबन अपने पास में जैसलमेर है, इस जगह अपने पास में क्या बाड़मेर है, और इस जगह अपने पास में क्या जोधपुर है। तो इस जगह तीनों को जब मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि अपने जो मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल है वो इस तरह से फैला हुआ है, उसमें शुष्कतम मरुस्थल है वो कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो जो ये तीनों वाले एरिया है, ये तीनों जो अपने पास जगह है, ये जो ट्राइंगल है, इनके बीच जो ट्राइंगल मिलता है वो जो क्षेत्र कहलाता है वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, तो 300 मीटर की क्या ऊंचाई पर है। 300 मीटर की क्या ऊंचाई पर है, वो अपना एरिया क्या कहता है, वो एरिया जो है अपना बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है। मतलब यहाँ पर सैंड ड्यून्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर क्या सैंड ड्यून्स अपने पास में नहीं बनते हैं। ठीक है, नहीं बनते हैं यहाँ पर, क्या सैंड ड्यून्स अपने पास में नहीं बनेंगे। पोखरण, बालोतरा और फलौदी अभी कहाँ पर स्थित है, आप एक बार यहाँ पर एक पॉइंट डाल लीजिए और लिख लीजिए कि कहाँ पर स्थित है। लिखिएगा, ऐसे पॉइंट लगा के आप लिखना शुरू कीजिए कि पोखरण, पोखरण फलौदी, पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य, पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य 300 मीटर से अधिक, 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है अपने पास, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये क्या अपने पास कहलाता है। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि पोखरण फलौदी बालोतरा, पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य, जो आपको एक ट्रायंगल के बीच में एरिया दिख रहा है, के मध्य 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है आपके पास, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप अगला जो अपने पास पॉइंट है आप वो लगा के चलिएगा। अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले। जो त्रिभुजाकार आपको क्या दिख रहा है, ये बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश दिख रहा है, इसमें कुछ क्या अपने को स्थितियां देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ क्या अपने को स्वरूप देखने को मिलते हैं, भौतिक स्वरूप, उनका क्या क्या नाम है आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है वो है हमादा। ये हमादा आप क्या होता है, आप यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा और हमादा में भी लिखिएगा हमादा क्या है। देखिए पोखरण, लिखिए पोखरण फलौदी और बालोतरा, पोखरण फलौदी और बालोतरा के मध्य स्थित, पोखरण फलौदी और बालोतरा के मध्य स्थित एक चट्टानी, एक चट्टानी त्रिभुजाकार, चट्टानी त्रिभुजाकार मरुस्थल को क्या बोला जाता है,
पोखरण फलौदी बालोतरा के मध्य स्थित, ठीक है, के मध्य स्थित एक चट्टानी त्रिभुजाकार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। और खास बात क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा कि निम्नलिखित में से हमादा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो हमादा के अंदर भी अपने पास और चीजें हैं। एक अपने पास में हमादा के अंदर सेज। अभी सेज क्या है, तो अगला पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा अपने पास में SEEZ, सेज। सेज क्या है अपने पास? सेज का तात्पर्य आप लिखिएगा फुल फॉर्म इसकी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज, बार बार ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज जोन। ये सेज क्या है हमारा के अंदर? अब यहाँ पे लिखिए, इसके अंदर सेज के अंदर आपने लिखिए होगा इसके फुल फॉर्म सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, ठीक है। अब इसके अंदर ही लिखिए हमादा में अधिकतम सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र। अधिकतम क्या है? मैक्सिमम क्या? जो सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र क्या है यहाँ पे? सेज कहलाता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल है तो यहाँ पे क्या बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब साल भर सूर्य हमेशा आपको क्या है, चमकता हुआ दिखता है। जब साल भर आपको सूर्य चमकता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम रोशनी रहेगी, तो क्या होगा वहाँ के अंदर? सोलर एनर्जी की जो भी संभावना भी वहाँ पे बढ़ जाएंगी। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे चलते हैं अब, ठीक है। आगे अपने पास में आएगा, अब देखिए यहाँ पे आगे जो है अपने पास में है रैग। आप यहाँ पे फिर एक यहाँ पे डाल लीजिएगा रैग तो डैश लगा के उसके अंदर लिखिएगा। देखिएगा तो समझ लीजिए कि हमादा के जो चारों तरफ, हमादा जो ये पूरा चट्टानी इलाका है त्रिभुजाकार के अंदर, इसके चारों तरफ जो क्या है, पथरीला और कंकड़ युक्त जो मरुस्थल है, उसको क्या कहा जाता है अपने पास में? रैग कहा जाता है। क्या होता है? रैग। तो लिखिए हमादा के चारों ओर स्थित, देखिए हमादा के चारों ओर स्थित पथरीला या कंकड़ युक्त मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल क्या कहलाता है अपने पास में? रैग कहलाता है। कंकड़ युक्त मिश्रित और लगा लीजिएगा, जो मिट्टी भी मिलती है, कंकड़ युक्त मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है अपने पास में? रैग कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? और अब देखिएगा जो अपना बालोतरा है और पोखरण है, उनके बीच में क्या अपने को पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। इस तरह से पहाड़ियां बना लीजिएगा। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। तो फिर आप यहाँ पर हटाइएगा इनको, यहाँ पर एक वापस मगरा डाल लीजिएगा। मगरा आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा रैग क्या होता है, आप रैग से क्या समझते हैं, निम्नलिखित में से हमादा क्या है समझाइए, या फिर आपको बताइए। या फिर आपसे पूछेगा मगरा का तात्पर्य क्या है, तो मगरा से तात्पर्य क्या है कि बालोतरा एवं पोखरण के बीच में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। तो लिखिए आप, बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां रैग कहलाएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं। और देखिए जो आपको अपनी जो मगरा है, मगरा की इन पहाड़ियों पर, इस जगह यहाँ पर जैसलमेर में एक पहाड़ी है, उसको बोलते हैं त्रिकुट पहाड़ी। लिखिएगा आप त्रिकुट पहाड़ी। अब इसके बारे में थोड़ा आप लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। लिखिए मगरा की त्रिकुट पहाड़ी पर, मगरा जो है अवशिष्ट पहाड़ियां इन्हीं के ऊपर है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में ही है आपके पास। मगरा की त्रिकुट पहाड़ी पर 1155
ईस्वी में 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किया गया। राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर जो चारों ओर जो इलाका है उसको अपन मांड कहा जाता है, मांड क्षेत्र कहा जाता है। मांड क्यों कहा जाता है ये भी लिख लीजिए आप। लिख लीजिएगा, वल्ल या जैसलमेर में, या वल्ल, इसको पहले वल्ल बोलते थे, वल्ल या जैसलमेर के चारों ओर, वल्ल या जैसलमेर के चारों ओर मांड जाति का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है अपने पास में? मांड कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? मांड जाति का निवास होने के कारण क्या कहता है इस क्षेत्र को? मांड कहा जाता है। अच्छी बात है। अब नीचे अगला जो टॉपिक वो डालिएगा, मतलब पॉइंट करके लिखिएगा, लाठी सीरीज। ठीक है, लाठी सीरीज ये कहाँ मिलती है अपने को? जैसलमेर के अंदर मिलती है, जैसलमेर में। समझ में आ गया? लाठी सीरीज क्या है? अब ये समझिए आप, जो लाठी सीरीज है ये क्या है? जो त्रियासिक युगीन चट्टाने हैं उनके अंदर क्या है? त्रियासिक युगीन जो चट्टाने हैं उनके अंदर क्या करता है? मीठे जल का क्या है? मीठे जल का क्या है? ये भराव है। मीठे जल का क्या हो गया यहाँ पे? मीठे जल का भराव। वो क्या एरिया अपने पास एक रहता है? लाठी सीरीज वाला एरिया कहलाता है। ये कहाँ पर अपने पास में? ये जैसलमेर वाले इलाके में अपने पास लाठी सीरीज है। तो आप लिखिए लाठी सीरीज के अंदर पॉइंट डालकर, यह है त्रियासिक युगीन अवसादी चट्टानों का जमाव है। यह त्रियासिक युगीन अवसादी चट्टानों का जमाव है जो मीठे जल भंडार पट्टी एवं स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, लाठी सीरीज समझ में आ गया आपको? अब अगला पॉइंट डाल के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नखलिस्तान, या आप इसको बोलेंगे ओएसिस, या इसको बोलते हैं अपन मिराज। आपने सुना होगा मिराज क्या है, नाम क्या होता है? ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा, मिराज वगैरह, नखलिस्तान। मिराज से नाम आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो ये जो एरिया है एक्चुअली में होता क्या है? जो लाठी सीरीज का जो एरिया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? जल भराव है, तो वहाँ पे क्या हो गया? वनस्पति विकसित हुई है। अब जो वनस्पति विकसित हुई है उसमें भी क्या होता है? सेवन घास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सेवन घास बड़ी फेमस है। ठीक है, और जहाँ ये वनस्पति होगी ना उस एरिया को क्या बोलते हैं अपन? नखलिस्तान ओएसिस के मिराज। मतलब रेगिस्तान के अंदर पेड़ों का दिखना अपने को क्या बोलेगा? मिराज। ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा कई बार। तो आप लिखिए नखलिस्तान के अंदर कि लाठी सीरीज क्षेत्र में, जो लाठी सीरीज है इस क्षेत्र में भूमिगत जल भंडार के कारण विकसित वनस्पति आवरण। लाठी सीरीज क्षेत्र में भूमिगत जल भंडार के कारण विकसित वनस्पति आवरण क्या कहलाता है अपने को? नखलिस्तान कहलाएगा, ओएसिस कहलाएगा, या फिर मिराज कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज मान लीजिए कि यह जो सेवन घास है, सेवन घास से क्या है? ये युक्त है। क्या है? सेवन घास से युक्त है। अगर आपसे पूछे कि सेवन घास कहाँ मिलती है,
तो आप 2 मिनट में आंसर दे देंगे लाठी सीरीज क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका जो एक पहला टॉपिक था पश्चिमी मरुस्थल के शुष्कतम मरुस्थल का जो पहला टॉपिक था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक के आप हेडिंग डाल लीजिएगा। इसको टॉपिक अपन बी हो गया, पश्चिमी मरुस्थल में अपन पढ़ रहे थे, अपने पास का था पश्चिमी मरुस्थल, उसका भी पहला अपने पास था शुष्कतम मरुस्थल, उसका बी टॉपिक अपने पास होगा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इसको अपन बोलेंगे ड्यून कंटेनिंग एरिया, कंटेनिंग एरिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो अपन इसको कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। कल से अपन प्रॉपर भौतिक विभाग में जाएंगे। देखिए, भौतिक विभाग का जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है। इस तरीके से 3 दिन लग जाएंगे तो खत्म होने में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आए तो 4 से 5 क्वेश्चन अकेले आप इसमें से आएंगे। अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो अकेले ही 4 क्वेश्चन इसी से दे देगा वो आपको। ये आपको मैं जब ये टॉपिक खत्म होगा इसके आपको लास्ट ईयर से क्वेश्चन दिखाऊंगा, जब आपको पता लग भी जाएगा कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।